नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रक्त व रक्त समूह से संबंधित एमसीक्यूज। पिछली क्लास में हमने रक्त का संगठन और रक्त समूह के बारे में पढ़ा था, तो उसी से संबंधित एमसीक्यूज जो है वो आज की क्लास में हम करेंगे। तो देखिए, इसमें इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका, ये है कि मानव रुधिर का पीएच कितना होता है। तो इसमें ध्यान रखिए आप कि पीएच मान जो है, पीएच मान हमें ये बताता है कि विलयन की प्रकृति कैसी होती है। पीएच मान की जो स्केल है वो 0 से 7 और 7 से 14 इस तरीके से होती है, 1 2 3 4 करके। यदि किसी भी विलयन का पीएच मान जो है वो 7 आ रहा है तो वह विलयन जो है उसका प्रकृति कैसी रहेगी, उदासीन। 7 से यदि ऊपर है पीएच मान तो प्रकृति कैसी रहेगी, क्षारीय। और 7 से यदि कम है तो प्रकृति कैसी रहेगी, अम्लीय। अब मानव रुधिर की बात करें तो पीएच मान आता है 7.4, यानी 7 से थोड़ा सा ऊपर है। तो मानव रुधिर की प्रकृति जो है वो है हल्की क्षारीय, और पीएच मान याद रखना है 7.4। तो इसमें आपका उत्तर आएगा ये 7.4। उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। तो इसका उत्तर देखने से पहले शरीर के जो विभिन्न अंग हैं वो रक्त से संबंधित क्या क्या काम करते हैं उनको देख रहे हैं, ताकि कंफ्यूजन दूर हो। तो इसमें आप देखिए, यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हृदय का क्या काम है, तो हमने पढ़ा था कि हृदय का कार्य सिर्फ एक ही होता है, रक्त की पंपिंग करना। हृदय का रक्त की पंपिंग के अलावा हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। ये एक मोटर की तरह काम करता है जो रक्त को पंप करता है और पूरे शरीर में जो है उसका परिसंचरण करता है रक्त का। और रक्त का काम यदि पूछा जाए तो रक्त का काम होता है विभिन्न पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, यानी परिवहन का काम कौन कर रहा है, रक्त। लेकिन रक्त को पूरे शरीर में जो है वो कौन बहा रहा है, हृदय पंपिंग द्वारा। उसके बाद अगला देखिए, यदि रक्त का निर्माण पूछा जाए कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो ये हमने पढ़ा था, रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा को हम इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। लेकिन इसमें एक चीज और पड़ी थी कि यदि पूछा जाए भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण होता है यकृत में, क्योंकि भ्रूण अवस्था के अंदर अस्थि मज्जा जो है वो पूरी तरह विकसित नहीं होती। तो रक्त का निर्माण किस में होता है, यकृत में। अगला आपको इसमें ध्यान रखना है, यदि क्वेश्चन आए कि रक्त का ऑक्सीजनीकरण कौन सा अंग करता है। ऑक्सीजनीकरण ध्यान रखेंगे, इसे ऑक्सीकरण नहीं कहते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना, और ऑक्सीजनीकरण का मतलब है रक्त के अंदर ऑक्सीजन मिलाना। तो रक्त के अंदर ऑक्सीजन मिलाने का काम करते हैं फेफड़े, जिसे हम इंग्लिश में लंग्स भी कहते हैं। फेफड़े रक्त के अंदर क्या मिलाते हैं, ऑक्सीजन मिलाते हैं। रक्त की सफाई किस अंग में होती है, यानी रक्त का शुद्धिकरण। शुद्धिकरण का मतलब है रक्त के अंदर जो भी उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको जो है छान के यूरिन में निकाल दिया जाता है। तो रक्त की सफाई जो है वो किस में हो रही है, अंग का नाम है वृक्क, जिसे हम इंग्लिश में किडनी भी बोलते हैं, और आम भाषा में इसे हम गुर्दा भी बोलते हैं। तो गुर्दों के अंदर जो है रक्त का शुद्धिकरण होता है, और जो रक्त छानने की प्रक्रिया है उसे कहा जाता है डायलिसिस। और रक्त से संबंधित शब्द होता है हीमो, तो इसे पूरा नाम दिया जाता है हीमोडायलिसिस। उसके बाद आगे इसमें देखिए कि रक्त का संग्रहण या रक्त का जो स्टोरेज है हमारे शरीर में किस अंग में होता है। बनता तो कहाँ पे है, अस्थि मज्जा में। रक्त हृदय में स्टोर नहीं होता है, हृदय सिर्फ मोटर का काम कर रही है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्टोरेज का मतलब, हमारे शरीर में रक्त का टैंक कौन है। इसको पूरा यदि आप पानी की पाइपलाइन के हिसाब से समझेंगे तो देखेंगे कि जो मोटर जो है वो तो कौन काम कर रहा है, हृदय। और जो पाइपलाइन है उसमें कौन थी, धमनी और शिराएं। और जो टैंक का काम है जिसमें हम पानी को स्टोर करते हैं, वो टैंक का काम जो है हमारे शरीर में एक अंग करता है जिसका नाम है तिल्ली। इस तिल्ली को हम प्लीहा भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसका नाम है स्प्लिन। तो इस अंग में हमारा जो रक्त है, एक्स्ट्रा रक्त है, वो स्टोर होता है। तो हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे रक्त को स्टोर किया जाता है, भंडारित किया जाता है, उस जगह को कहा जाता है ब्लड बैंक। तो हमारे शरीर का जो ब्लड बैंक है वो कौन है, तिल्ली, प्लीहा या स्प्लिन। अब आगे इसमें ध्यान रखेंगे, ये जो इतनी सारी चीजें आपको बताई हैं इन दो में बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि रक्त का ऑक्सीजनीकरण और रक्त का शुद्धिकरण।
जब हमने रुधिर परिसंचरण तंत्र पढ़ा था तब आपको बताया था कि अशुद्ध रक्त जो है वो फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों से जब बाहर निकल के आ रहा है तो वो रक्त कैसा हो रहा है, शुद्ध। अब इन शब्दों से कई बार शाब्दिक अर्थ ले लेते हो कि अशुद्ध गया था और कैसा निकल के आया, शुद्ध। तो फेफड़ों ने क्या किया है, रक्त का शुद्धिकरण। तो यहाँ ध्यान रख लें कि फेफड़ा जो है वो रक्त का शुद्धिकरण नहीं करता। यहाँ पे अशुद्ध का मतलब है उस रक्त में क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब फेफड़ों में रक्त गया तो रक्त ने फेफड़ों को क्या पकड़ा दी, कार्बन डाइऑक्साइड। और फेफड़ों में हमने सांस के द्वारा क्या खींच रखा है, ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन रक्त में घुल जाती है और जो ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से बाहर निकल के आ रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, शुद्ध बोल रहे हैं। तो यहाँ जो प्रक्रिया हुई है वो क्या मिक्स किया है, ऑक्सीजन। यानी रक्त का क्या हुआ है, ऑक्सीजनीकरण, शुद्धिकरण नहीं हुआ है। इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सभी शिराओं में या सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, एक धमनी को छोड़ के। यहाँ आप शुद्ध से क्या समझते हैं? तो शुद्ध का शाब्दिक अर्थ नहीं निकालना है कि शुद्ध का मतलब होता है साफ। शुद्ध का अर्थ यहाँ है कि उस रक्त में क्या है, ऑक्सीजन है और उसका कलर कैसा है, लाल है। इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन बना देते हैं कि शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, इस अशुद्ध से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब उस रक्त में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ शब्द आपको समझ में आया होगा कि यदि ये पूछा जाए कि ऑक्सीजनीकरण कौन कर रहा है तो फेफड़े, और सफाई कौन कर रहा है रक्त की या शुद्धिकरण कौन कर रहा है तो गुर्दे। और ये जो प्रक्रिया है सफाई की इसे बोला जाता है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस उत्सर्जी तंत्र जब हम पढ़ेंगे तब इसमें आपको विस्तार से पढ़ाया जाएगा। तो ये सारे अंग हैं, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हृदय का काम रक्त की पंपिंग, निर्माण कहाँ हो रहा है, अस्थि मज्जा में, भ्रूण में पूछा जाए तो यकृत में, ऑक्सीजनीकरण कौन कर रहे हैं, फेफड़े, रक्त का शुद्धिकरण कौन कर रहा है, वृक्क या गुर्दे, और रक्त का स्टोरेज जो है, ब्लड बैंक कौन सा अंग है, तिल्ली, प्लीहा या स्प्लिन। तो इसलिए आपका जो ये वाला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक या ब्लड बैंक का जो काम है वो कौन सा अंग करता है, तो इसमें ध्यान रखना है तिल्ली, जिसको दूसरा नाम प्लीहा और क्या नाम दिया जा रहा है, स्प्लिन। थोड़े इंग्लिश वाले नाम हमें ध्यान रखने हैं क्योंकि कई बार पेपर जो है सीधा बनता इंग्लिश में है, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं तो ये आपको इंग्लिश वाला नाम जो है हिंदी में मिल जाएगा, तो इसलिए थोड़े ध्यान रखेंगे नाम। उसके बाद आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी मिलती है? तो इसमें देखिए हमने जब रक्त पढ़ा था, रक्त का संगठन, की रक्त क्या है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है और बताया था यदि उत्तक है तो उसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जो रक्त के अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं रुधिराणु, और रक्त के अंदर जो तरल भाग होता है, लिक्विड वाला भाग होता है, उसे कहा जाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा खुद जो है रक्त का कितना प्रतिशत बना रहा था, 55%, और रुधिराणु जो हैं वो कितने हैं, 45%। और इन रुधिराणु में 3 प्रकार की कोशिकाएं थी रक्त के अंदर, एक थी आरबीसी, दूसरी थी डब्ल्यूबीसी और तीसरी थी प्लेटलेट्स। इन सब के अलग अलग कार्य हमने पढ़े थे। अब ये जो प्लाज्मा है 55% हिस्सा, ये द्रव वाला भाग, इसमें 90% जो है, इसमें हमने देखा था 90% इसके अंदर क्या है, जल है। बाकी कुछ भाग जो थे उसमें मुख्य घटक था प्रोटीन, 7% इसके अंदर क्या थी, प्रोटीन। और बाकी जो 3% बच गया था उसमें इसमें ग्लूकोज भी था, अन्य पदार्थ भी थे और लवण भी थे। ये सब चीजें हमने संगठन में पढ़ी थी। तो यहाँ देखिए प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत है, 90। क्वेश्चन यही पूछा है कि मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी का प्रतिशत कितना मिलता है। तो हम ऑप्शन देखेंगे तो 90 के आसपास का ऑप्शन आपको ये मिलेगा, 91 से 92%, यानी चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए इसमें क्या दे रखा है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो यहाँ देख रखिए कि ये जो आरबीसी हमने पढ़ा था, लाल रुधिर कणिका, इसमें बताया था एक वर्णक पाया जाता है और उस वर्णक का नाम था हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। और इसमें आपको बताया गया था कि हीमोग्लोबिन में 2 घटक होते हैं, एक तो इसमें ग्लोबिन प्रोटीन मिलता है और एक हिमेटिन घटक मिलता है। जो हिमेटिन घटक होता है वो किसका बना होता है, लौह तत्व का। लौह तत्व जो है इसका संकेत हम क्या रखते हैं, Fe। तो जो लोहा है, यानी कौन सी धातु पाई जाती है रक्त में, लोहा, जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं आयरन।
और इसमें यह भी बताया था कि खून की कमी होना, इसका मतलब हो सकता है हमारे पोषक पदार्थों में लौह की मात्रा कम जा रही है, तो शरीर में क्या कम बनेगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कम बना तो किसकी मात्रा कम हो जाएगी, आरबीसी की। और ये लाल रुधिर कणिकाएं इन रुधिर अणु का लगभग 90% होती है, यानी सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, इनकी। और आरबीसी की यदि कमी हुई तो खून की कमी मानी जाएगी, जिस रोग को कहा जाता है एनीमिया। तो नॉर्मली जो एनीमिया होता है उसमें किसकी कमी आती है, लौह की। और इसमें एक चीज आपको और बताई थी कि ब्लड को बनने में खाली आयरन की जरूरत नहीं होती, एक विटामिन और है फॉलिक एसिड, जिसे हम विटामिन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त अल्पता यानी खून की कमी या एनीमिया में गोलियां किसकी दी जाती हैं, तो वो गोलियां जो होती हैं उन्हें आईएफए की गोलियां बोला जाता है, यानी आयरन और फॉलिक एसिड। एक तो लोहा घटक है उसमें और एक फॉलिक एसिड यानी विटामिन है, तो वो गोलियां दी जाती हैं आईएफए की, आयरन और फॉलिक एसिड। अकेली आयरन की गोलियां नहीं होती हैं। तो रक्त में पाई जाने वाली जो धातु है वो कौन सी है, लोहा। उसके बाद आगे देखिए, इसमें रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। अभी बताया था सफाई पूछी जाए रक्त की तो रक्त कहाँ जमता है, किडनी के अंदर। शुद्धिकरण में फेफड़े बिल्कुल भी टिक नहीं करना है, वहां पे ऑक्सीजनीकरण होता है। तो जो गुर्दा है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, किडनी, एक नाम और मिल सकता है इसका, वृक्क। उसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ये क्वेश्चन सही है, ये वाला कथन सही है आपका कि सारा रक्त जो है वो किडनी में ही शुद्ध होता है, और किडनी में जो प्रक्रिया चलती है वो है हीमोडायलिसिस, और रक्त की सफाई होने के बाद जो उत्सर्जी पदार्थ बनता है वो यूरिन होता है। उसके बाद आगे देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया, यह भी बताया था आपको। तो यहाँ देखिए डायलिसिस, पूरा नाम लिखाएगा तो हीमोडायलिसिस। हीमो शब्द जो है वो रक्त से संबंधित है। आपको बताया था हीमेटोलॉजी यदि पूछा जाए कि हीमेटोलॉजी किसका अध्ययन है, तो यदि आप रक्त से संबंधित अध्ययन कर रहे हो तो वो है हीमेटोलॉजी। और यदि पूछा जाए कार्डियोलॉजी, ये लॉजी शब्द हमेशा इसका अर्थ होता है अध्ययन, इस शब्द को आपको पकड़ना है। यदि कार्डियोलॉजी पूछा जाए तो आप किससे संबंधित अध्ययन कर रहे हो, हृदय से संबंधित। और यदि पूछा जाए एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी यानी जो रुधिर वाहिनियां थी, जिनमें से वो पाइप जिनमें रक्त बह रहा था, रुधिर वाहिनियां थी आपके पास धमनी और शिराएं, यदि उनसे संबंधित अध्ययन करते हो तो उसे क्या कहा जाता है, एंजियोलॉजी। तो एंजियोलॉजी, कार्डियोलॉजी और हीमेटोलॉजी, ये शब्द आपको ध्यान रखने हैं। तो यदि हीमोडायलिसिस लिखा जाएगा या फिर डायलिसिस लिखा जाएगा, इसमें ध्यान रखिए। आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा, यदि किसी व्यक्ति के गुर्दे खराब हो जाते हैं, गुर्दे खराब होने का मतलब अब रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया सही से नहीं हो पा रही, रक्त छन नहीं रहा है, तो उस व्यक्ति का फिर डायलिसिस किया जाता है, कृत्रिम रूप से उसका रक्त छाना जाता है। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, डायलिसिस। उसके बाद आगे देखिए, ये आपको बताया था शब्द हीमोलिसिस। हीमोलाइसिस का मतलब होता है रक्त की कोशिकाओं का टूटना या नष्ट होना, जिसमें आपको बताया था आरबीसी जो है उसका जीवन काल कितने दिन का होता है, 120 दिन का। 120 दिन के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, और कहाँ होती है, प्लीहा में। ये जो प्रक्रिया है आरबीसी का टूटना, आरबीसी का या रक्त कणिकाओं का टूटना क्या कहलाता है, हीमोलाइसिस। तो प्लीहा जो है जहाँ पे इनकी मृत्यु हो रही है, प्लीहा को हम रक्त की कब्र कहते हैं, या इंग्लिश में नाम बताया गया था ग्रेव यार्ड कहा जाता है। और एक चीज और देखी गई कि प्लीहा जो है यही क्या है, रक्त का स्टोरेज करती है, तो इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। अभी पढ़ा था हीमोग्लोबिन जो वर्णक पाया जाता है, ये वर्णक शब्द ध्यान रखिए, वर्ण का अर्थ होता है कलर, वर्ण का होता है अर्थ कलर, और रंग देने वाला जो होता है उसे क्या कहा जाता है, वर्णक। तो ऐसा हम लोग पेड़ पौधों में भी पढ़ेंगे, पूछा जाता है कि पेड़ पौधों में जो है हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है, तो वो हरा रंग जो है वहां जो वर्णक मिलेगा उसका नाम होता है क्लोरोफिल। मनुष्य में रक्त का रंग लाल किस वर्णक के कारण है, हीमोग्लोबिन के कारण, और इसी हीमोग्लोबिन में लौह तत्व पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, लोहा।
गोलियों का नाम याद रखना है, IFA, आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां होती हैं। उसके बाद आगे देखिए, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो अभी देखा हमने कि रक्त के अंदर जो 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, तो इसमें हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? RBC के अंदर। तो यहाँ देखेंगे हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? RBC का। RBC की जगह इसका वैज्ञानिक नाम भी लिखा आ सकता है। RBC का वैज्ञानिक नाम था इरिथ्रोसाइट या लाल रुधिर कणिका भी कहते हैं इसे। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय की ओर ले जाती हैं? हमने जो रुधिर परिसंचरण तंत्र पढ़ा था पूरा, उसमें बताया था कि ये तो हृदय और इधर शरीर के अंग और इधर थे फेफड़े। आपको परिभाषा याद कराई थी धमनियों की, कि धमनी वो रुधिर वाहिनियां होती हैं जो रक्त को हृदय से किधर लेके आ रही हैं? अंगों की तरफ। धमनी वो रुधिर वाहिनियां हैं जो रक्त को हृदय से कहाँ ला रही हैं? अंग की तरफ। और शिराएं वो रुधिर वाहिनियां होती हैं जो अंग से किधर जा रही हैं? हृदय की तरफ। ये हैं शिराएं। हृदय से अंग की साइड जो पाइप लेके आ रही है उन्हें धमनी कह रहे हैं, और इधर जा रही हैं वो कौन सी हैं? शिराएं। फिर बताया था कि शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, उसका कलर कैसा होता है? नीला। और धमनियों में रक्त कैसा बहता है? शुद्ध। यहाँ देखा था हमने कि हृदय का जो दायां भाग था, दाएं भाग से अशुद्ध रक्त जो है वो एक वाहिनी किधर लेके जा रही थी? फेफड़ों की तरफ। तो अभी फिर इसकी परिभाषा के हिसाब से हृदय से अंग की तरफ जा रही है, तो इसका नाम क्या रखना पड़ेगा? धमनी। लेकिन इसमें रक्त कैसा बह रहा है? अशुद्ध रक्त बह रहा है, तो इस धमनी का पूरा नाम याद करना पड़ेगा। फेफड़ों की तरफ जा रही है, इसका नाम है फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी। तो सभी धमनियां तो शुद्ध रक्त ले जाती हैं, लेकिन एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध रक्त ले जाती है, उसका नाम क्या है? फुफ्फुसीय धमनी। धमनी नाम इसलिए रखा है, हृदय से किस साइड जा रही है? अंग की तरफ। और फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके और एक वाहिनी रक्त किधर की तरफ ला रही है? हृदय की तरफ। फिर ध्यान रखिए, अंग से हृदय की तरफ आ रहे हैं, तो इसका नाम क्या रखना पड़ा? शिरा। लेकिन ये रक्त कौन सा ला रही है? शुद्ध रक्त ला रही है, तो इसका पूरा नाम ध्यान रखेंगे। इसका पूरा नाम था फुफ्फुसीय शिरा, जो कि कैसा रक्त लेके आ रही है? शुद्ध रक्त लेके आ रही है हृदय की तरफ। फिर आगे और भी चीजें बताई थी कि रक्त जो है कितनी बार चक्कर काट रहा है? 2 बार। एक बार अंगों के पास ऑक्सीजन दे के आ रहा है, दाएं भाग में आया, दाएं भाग से फेफड़ों की तरफ गया, वापस क्या लेके आया? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे रक्त ने 2 बार चक्कर काटा है, इसलिए मानव का जो परिसंचरण तंत्र है वो कहलाता है दोहरा परिसंचरण तंत्र, या इंग्लिश में बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, क्योंकि रक्त कितनी बार चक्कर काट रहा है? 2 बार। एक बार ऑक्सीजन दे के आने में, एक बार फेफड़ों से लेके आने में। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय की ओर ला रही है, यानी शुद्ध रक्त? यहाँ साफ वो वाला साफ नहीं है, शुद्ध का मतलब है इसके अंदर क्या चीज है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन वाला रक्त फेफड़ों से हृदय की ओर लाने वाली कौन सी है? फुफ्फुसीय शिरा। तो आपका जो ये वाला ऑप्शन है फुफ्फुसीय शिरा, ये सही होगा इसमें। आगे देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो वही बात ध्यान रखनी है, जो रक्त के अंदर 3 कोशिकाएं देखी हैं अभी, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, इन तीनों के अलग अलग काम होते हैं। यदि आपसे सिंपल ये पूछा जाए कि शरीर में रक्त का क्या काम है, तो रक्त का काम होता है परिवहन का, विभिन्न पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम, यानी ट्रांसपोर्ट का काम कौन कर रहा है? रक्त। और पंपिंग का काम कौन कर रहा है? हृदय। इस रक्त को पूरे दिन शरीर में चला रहा है, और रक्त कर रहा है परिवहन का काम। रक्त के अंदर जो अलग अलग घटक हैं उन सबका अलग अलग काम है, कोई किसी चीज का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कोई और काम कर रहा है। तो यहाँ देखें कि इस रक्त के अंदर ये वाला घटक है जो RBC, इसमें बैठा है हीमोग्लोबिन, ये सिर्फ किसका ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन का। तो RBC का काम पूछा जाए या फिर आपको हीमोग्लोबिन का, इसका काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करवाना। यानी जो हमने पीछे वाला चित्र देखा था, इसमें फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके आना, हृदय तक पहुंचाना, हृदय से वापस इधर लेके अंगों तक, यानी लास्ट में कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम, कोशिका को ऑक्सीजन पकड़ाने का काम, ये किसका है? रक्त में RBC का। तो ट्रांसपोर्ट का काम तो कर रहा है रक्त, और उसमें से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? RBC। और RBC का घटक कौन सा है? हीमोग्लोबिन। यदि आपसे WBC का काम पूछा जाए,
जिन्हें हम श्वेत रुधिर कणिका कहते हैं, तो इनका काम होता है हमारे शरीर को संक्रमण से बचाना। ये प्रतिरक्षी बनाते हैं जिनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं, और प्रतिरक्षी बनाकर एंटीजेंस को खत्म करते हैं और शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। तो रोगों से बचाने वाला जो हमारे पास रक्त में घटक है उसका नाम है WBC। इसीलिए इसे शरीर का पुलिसमैन कहा जाता है, क्योंकि आपके शरीर को रोगों से बचा रहा है। लास्ट वाला जो घटक है जिसे प्लेटलेट्स कहते हैं, ये प्लेटलेट्स जो हैं ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। तो मुख्य कार्य इसका तो ऑक्सीजन ले जाना, इसका रोगों के संक्रमण से बचाना, और प्लेटलेट्स का काम होता है रक्त का थक्का जमाना। और थक्का जमना एक जटिल प्रक्रिया है, वो पूरी आपको जो है डिटेल से क्लास के अंदर पढ़ाई गई थी। उसके बाद आगे देखिए, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। जब हमने ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का जमना पढ़ा था, तब आपने देखा होगा पहली जो रिएक्शन देखी थी उसमें देखा था कि जैसे ही कहीं चोट लगती है, चोट लगने पे खून जब बाहर आ रहा है शरीर से, तो खून के अंदर ये वाला घटक, रक्त के अंदर कौन सा घटक, प्लेटलेट्स हवा के संपर्क में आते ही टूट रहा था और थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल रहा था। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन ही फिर जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया है चालू कर देता है। लेकिन ये काम कब हुआ, जब रक्त शरीर के बाहर आया, यानी हवा के संपर्क में आया, तब प्लेटलेट्स टूटे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर में रुधिर वाहिनियों में रक्त पूरे दिन भर बहता रहता है लेकिन अंदर नहीं जमता, यानी वहाँ पे ब्लड क्लॉट नहीं जमता। उसका कारण है शरीर के अंदर जो है रक्त में एक घटक पाया जाता है जिसे बोलते हैं हिपेरिन। क्या कहा जाता है, हिपेरिन। ये रक्त को जमने नहीं देता। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए। एक और ध्यान रखेंगे, रक्त का बहना जो है ये कहलाता है हेमरेज। रक्त का बहना क्या कहलाता है, हेमरेज। और ये रक्त को बहने से रोक रहा है, इसे बोला जाता है एंटी हेमरेज। क्या कहा जाता है, एंटी हेमरेज। एंटी हेमरेजिक विटामिन, सॉरी ये गलत है, एंटी हेमरेजिक विटामिन जो है वो कहा जाता है विटामिन के को। ये रक्त के बहाव को क्या करता है, रोकता है। ये हम विटामिन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपका ये जो क्वेश्चन है कि रक्त जो है रुधिर वाहिनियों में बह रहा है और अंदर क्यों नहीं जम रहा है, तो उसके अंदर आपको कौन मिलेगा, हिपेरिन। उसके बाद इसमें आगे ध्यान रखिए, अगला है मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। तो ब्लड बैंक किसे कहते हैं हम, प्लीहा को। अन्य नाम ध्यान रखने हैं, स्प्लिन और कौन सा था, तिल्ली। रुधिर में प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। अब ये ध्यान रखिए, अभी बताया था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में दो प्रकार की डब्ल्यूबीसी थी, एक तो थी कणिका युक्त और एक थी अकणिका युक्त। ये पूरा आपको क्लास में पढ़ाया गया है। इनमें कणिका युक्त में 3 प्रकार थे, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल। और अकणिका युक्त थी, उसमें थे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो ये जो आपकी लास्ट वाली मिल रही है लिम्फोसाइट, ये क्या बना के देती है आपको, एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी क्या होती है उसको समझिए। यदि शरीर में संक्रमण हो गया, संक्रमण का मतलब है सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ, ये शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो इन सूक्ष्म जीवों को प्रतिजनी कहा जाता है, बाहर के जनी। इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है एंटीजन। और ये रोग पैदा करने की क्षमता रखते हैं। ये शरीर में प्रवेश करने के बाद शरीर रिएक्शन देता है, और शरीर में जो प्रतिक्रिया देने वाले हैं वो हैं WBC। और WBC क्या करते हैं, WBC इनके विरोध में बनाते हैं प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी को हम इंग्लिश में बोलते हैं एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज जो हैं वो किसको खत्म करने की कोशिश करती हैं, एंटीजेंस को। तो यहाँ देखेंगे एंटीजन और एंटीबॉडीज जो हैं इनकी रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से शरीर का तापमान बढ़ जाता है और बुखार चढ़ जाता है। तो बुखार चढ़ने का मतलब है शरीर में इन्फेक्शन यानी संक्रमण हुआ है, और शरीर ने जो है रिएक्शन दिया है, एंटीबॉडीज बनी है और वो किसको खत्म कर रही हैं, एंटीजेंस को। तो इसमें आप देखिए कई बार हमें नॉर्मल सर्दी जुकाम होती है, बिना दवाई ठीक हो जाती है। बिना दवाई ठीक होने का मतलब शरीर में एंटीजेंस तो प्रवेश किए हैं और शरीर ने क्या बना दिए, एंटीबॉडीज बना दी और उनको खत्म कर दिया। ये जो तंत्र है हमारे शरीर का, इसे ही कहा जाता है प्रतिरक्षी तंत्र। तो किसी व्यक्ति का यदि प्रतिरक्षी तंत्र
जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्यून सिस्टम, यदि ये मजबूत है तो बहुत से संक्रमण जो हैं वो बिना दवाई सही हो जाते हैं, क्योंकि शरीर की एंटीबॉडीज ही किसको खत्म कर देती हैं, एंटीजेंस को। अब यहाँ आपने देखा कि ये एंटीजन के विरोध में जो एंटीबॉडी हैं, पूछा जाए कौन बनाता है, अगर ऊपरी स्तर पे क्वेश्चन आए तो कौन बनाता है, WBC। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा और डीप कर दिया गया तो आपको ध्यान रखना है, इसका उत्तर आएगा लिम्फोसाइट। एंटीबॉडीज कौन बनाते हैं, ये WBC में भी जो प्रकार थे कौन कौन से बताए थे, यहाँ था न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल। ये डिटेल से आपको क्लास में पढ़ाए गए थे। तो यदि पूछा जाए कि एंटीबॉडीज बना के कौन देता है, लिम्फोसाइट्स। उसके बाद आगे देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका किस नाम से जानी जाती हैं, वैज्ञानिक नाम पूछा है। तो ये जो तीन थी, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, इनके नाम, सबके नाम के पीछे साइट तो आएगा, क्योंकि साइट जो है इसका मतलब होता है कोशिका। WBC और कौन सी थी, प्लेटलेट्स। अब ये नाम सबके पीछे है। RBC का नाम याद करोगे तो एरिथ्रोसाइट, WBC श्वेत रुधिर कणिकाएं, तो इसमें ध्यान रखना है ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स जो हैं इनको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। उसके बाद आगे देखिए इसमें, तो यहाँ पे आपका वैज्ञानिक नाम आ जाएगा इरिथ्रोसाइट। लाल रुधिर कणिकाएं RBC कहाँ उत्पन्न होती हैं, तो रक्त का निर्माण हमने पढ़ा था अस्थि मज्जा में। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, अस्थि मज्जा जो है इसमें रक्त का निर्माण होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। उसके बाद है, निम्न में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। बताया था RBC का जीवन काल होता है 120 दिन का। 120 दिन की होने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, कहाँ होती है, प्लीहा में। तो प्लीहा को ग्रेवयार्ड या कब्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन वही, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, अस्थि मज्जा में। उसके बाद देखिए, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिका की कौन सी किस्म अधिक होती है। तो सबसे ज्यादा संख्या कौन सी होती है, ये भी आपको पूरा जब WBC के वर्गीकरण पढ़ाया था, कणिका युक्त और कौन सी अकणिका युक्त, उसमें जो पहली वाली थी न्यूट्रोफिल, उसमें बताया था यदि संख्या में पूछी जाए तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है, न्यूट्रोफिल की। उसके बाद अगला देखिए, इसमें न्यूट्रोफिल का आपको यह भी ध्यान रखना है, शरीर में यदि संक्रमण हो रहा है तो सबसे पहले रिएक्शन भी WBC में से कौन सी वाली WBC देती है, न्यूट्रोफिल्स, और इसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। WBC में जितने प्रकार हैं, 5 प्रकार, उन 5 में से 65% भाग किसका है, न्यूट्रोफिल्स का है। उसके बाद आगे देखिए, इसमें जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है। अभी बताया, बाहरी जो जीव है या बाहरी पदार्थ, उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीजन, और शरीर जो रिएक्शन दे रहा है तो क्या बना रहा है, एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज बनाने में सहायक कौन है, WBC। तो ये जो WBC है संक्रमण से बचा रहे हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संक्रमण यदि हो गया है तो रक्त में किसकी मात्रा बढ़ चुकी है, कौन सी कोशिकाओं की संख्या बढ़ी है। तो संक्रमण की अवस्था में जो है कौन लड़ता है एंटीजन से, WBC। तो इन्हीं की संख्या जो है इन्फेक्शन के टाइम बढ़ी भी आती है। आगे देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है। आपको बताया था कार्ल लैंडस्टीनर, पूरा नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने शुरू में जो रक्त की खोज की थी, रक्त समूह की, ये बनाए थे 3, A, B और C। उसके बाद कुछ समय बाद इनका नाम रख दिया था इन्होंने, A, B और C वाले की जगह क्या रख दिया था, O। AB जो रक्त समूह है, 2 और वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने AB जो रक्त समूह है उसकी खोज की थी। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है कि ये AB रक्त समूह जो है इसकी खोज किन वैज्ञानिक ने की थी, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और इसका उत्तर जो हमारी जो पिछली क्लास है रक्त और रक्त समूह, उसके अंदर आपको मिलेगा। उसके बाद आगे देखिए, तो इसमें आपका क्वेश्चन हो गया आंसर हो गया लैंडस्टीनर। उसके बाद है RH फैक्टर क्या है। तो ध्यान रखिए, आपको बताया था कि ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर एक तो पाया जाता है एंटीजन, ये रक्त में पाया जाने वाला एंटीजन है, ये बाहरी जनी वाला नहीं है जो अभी पढ़ा था। एक रक्त में पाई जाती है एंटीबॉडी। एंटीजन जो है वो किस पे चिपका मिलेगा, RBC के ऊपर, RBC पे चिपके मिलते हैं एंटीजन। और एंटीबॉडी जो है वो किस में घुली होती है, प्लाज्मा में। रक्त का जो तरल भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा।
तो इस प्लाज्मा के अंदर आपको घुली हुई मिलेंगी एंटीबॉडीज, और एंटीजन कहाँ मिलेंगे? आरबीसी में। फिर ध्यान रखना है, आपको बताए गए थे कि एंटीजन एक तो मिलता है ए, एक मिलता है बी, और एंटीबॉडीज होती हैं ये छोटा ए और छोटा बी। एंटीबॉडीज को हम छोटी एबीसीडी से दर्शाते हैं, ये प्लाज्मा में मिलती हैं। कुछ समय बाद एक एंटीजन और खोजा गया, और उस एंटीजन का नाम था आरएच फैक्टर या आरएच कारक। तो रक्त में पाई जाने वाले 3 एंटीजन आरबीसी की सतह पे चिपके हुए मिलेंगे, ए, बी और आरएच कारक। अब रक्त समूह कैसे निर्धारित होता है ये बताया था। यदि आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन चिपका हुआ है तो उसका ब्लड ग्रुप है ए। यदि आरबीसी के ऊपर बी चिपका हुआ है तो उसका ब्लड ग्रुप है बी। यदि आरबीसी के ऊपर दोनों हैं ए और बी तो उसका ब्लड ग्रुप है ए बी। इसी के अनुसार इनकी विपरीत एंटीबॉडीज होती हैं इसमें। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीबॉडी घुली मिलेगी आपको बी। बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी होगी ए। ए बी के अंदर कोई एंटीबॉडीज नहीं होती है। और यदि ऐसी आरबीसी है जिसकी सतह पे कोई सा भी एंटीजन चिपका हुआ नहीं है तो उस व्यक्ति का रक्त समूह है ओ, लेकिन इसके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडीज मिल जाएंगी, ये पढ़ा था। एक ध्यान रखना है, ये जो आरएच फैक्टर मिल रहा है ये भी आरबीसी पे पाया जाने वाला क्या है? एंटीजन है। यदि ये है आरएच फैक्टर यदि प्रेजेंट है, आरएच फैक्टर यदि प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और यदि आरएच फैक्टर है ही नहीं तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसी व्यक्ति का रक्त समूह है ए पॉजिटिव, इसमें से आपने इस पॉजिटिव से क्या समझा? पॉजिटिव का मतलब है उसके रक्त में आरएच फैक्टर है। बी नेगेटिव यदि ब्लड ग्रुप है तो नेगेटिव से आप क्या समझ रहे हो? कि आरएच फैक्टर नहीं है। ओ पॉजिटिव बनाना है, ओ पॉजिटिव का मतलब इसके आरबीसी पे कौन सा फैक्टर मिलेगा? आरएच फैक्टर मिलेगा, तो इसका रक्त समूह कौन सा हो जाएगा? ओ पॉजिटिव। तो क्या पता चला कि प्लस और माइनस ये बताते हैं कि आरएच फैक्टर है या नहीं है। इसको कभी भी इस तरीके से नहीं समझना है कि आरएच फैक्टर 2 प्रकार के होते हैं, प्लस वाला और माइनस वाला। यदि रक्त में प्लस वाला आरएच फैक्टर है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस वाला आरएच फैक्टर है तो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। प्लस माइनस 2 प्रकार के नहीं होते, एक ही प्रकार का होता है। यदि ये ब्लड में उपस्थित है तो उसका रक्त समूह है पॉजिटिव, और नहीं है, अनुपस्थित है, तो आपका उसमें कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। अब इस आरएच फैक्टर की खोज जो है किसने की थी? तो आरएच फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर और एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वीनर। तो इसमें ध्यान रखेंगे चौथा वाला ऑप्शन आएगा। इन्होंने एक बंदर में की थी इसकी खोज, उस बंदर का नाम था रीसस बंदर, और इस बंदर को सम्मानित करने के लिए ही इस फैक्टर का नाम क्या रख दिया? आरएच फैक्टर। तो आगे देखिए, इसमें किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती? अभी हमने सारणी बनाई है पूरी कि ये जो ए बी जो ब्लड ग्रुप है इसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं है, और रक्त जो है ट्रांसफ्यूजन वाला पूरा आपको बताया था कि किसका रक्त किसको दिया जा सकता है, क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए। तो रक्त में जो सामने से रिएक्शन देने वाली होती हैं एंटीबॉडीज, वही जो है रक्त को क्लॉट कराती हैं। तो यहाँ देखेंगे कि इसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं है, इसीलिए ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है ये सार्वत्रिक ग्राही यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर माना जाता है, सबसे ब्लड ले सकता है, क्योंकि इसके ब्लड में रिएक्शन देने के लिए एंटीबॉडीज प्लाज्मा में नहीं होती। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती? तो एंटीबॉडीज नहीं पाए जाने वाला जो ब्लड ग्रुप है, यहाँ ये आई वगैरह नहीं है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ब्लड ग्रुप जो है वो कौन सा है? ए बी, जिसमें एंटीबॉडीज नहीं होती, और एंटीबॉडीज नहीं होने के कारण ही ये यूनिवर्सल रिसेप्टर है, यानी सबसे रक्त ले सकता है। उसके बाद आगे देखिए, इसमें किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं है? तो अभी देखा था हमने ये जो चित्र बनाया था आरबीसी के अंदर, देखिए आरबीसी पे यदि कोई एंटीजन चिपका हुआ नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप क्या कहलाता है? ओ कहलाता है। तो एंटीजन की बात करें तो कौन सा होगा? ओ। अब आप ओ के बारे में देखेंगे कि एंटीजन नहीं है, इसीलिए ये यूनिवर्सल डोनर है, सबको रक्त दे सकता है। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा कि सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर कौन है? तो ओ है।
और क्वेश्चन को बढ़ाया गया कि ये यूनिवर्सल डोनर क्यों है, सबको क्यों दे सकता है, तो आपको आंसर देना है कि इस रक्त में एंटीजन्स नहीं होते हैं। उसके बाद आगे देखिए, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर में तापमान को कम करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। यह भी पढ़ा हमने कि जब भी शरीर में प्रतिजनी प्रवेश करते हैं तो प्रतिजनी के विरोध में शरीर क्या बनाता है, प्रतिरक्षी, एंटीबॉडीज तभी बनेंगी। तो प्रतिजनी इंग्लिश में एंटीजन, और क्या बन रही है, एंटीबॉडीज। तो प्रतिजनी के विरोध में प्रतिरक्षी बन रहे हैं। उसके बाद आगे देखिए, इसमें एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है, वही क्वेश्चन है। तो एंटीबॉडीज का मुख्य कार्य होता है एंटीजेंस के विरोध में, और एंटीजेंस जो है बाह्य पदार्थ हैं जो शरीर में रोग पैदा कर सकते हैं। तो रोग पैदा करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या कर रहे हैं, शरीर में संक्रमण कर रहे हैं। तो संक्रमण जो है उसके विरोध में कौन काम कर रहा है, एंटीबॉडीज। तो इसमें चौथा जो आंसर है वो आएगा इसका। उसके बाद आगे देखिए, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है, अभी बताया था आपको, कार्ल लेंस टीनर और वीनर ने जो RH फैक्टर की खोज की थी वो रिसस बंदर में की थी। तो इसका जो संबंध है वो किससे है, बंदर से है। उसके बाद RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। ये थोड़े इसमें पॉजिटिव नेगेटिव जो हैं वो टाइप नहीं हुए हैं। हमारा जो आंसर है वो बता देते हैं आपको, RH पॉजिटिव पुरुष और RH नेगेटिव महिला जो है ये जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें आपको केस जो बताया था वो सुनिए आराम से। आपको एक बीमारी बताई थी, इसका नाम था इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। इरिथ्रो शब्द अभी आपने देखा, इरिथ्रो शब्द किससे संबंधित है, आरबीसी से। आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, इरिथ्रोसाइट। गर्भ में जो भ्रूण की एक अवस्था होती है उसे क्या कहा जाता है, ब्लास्टोसिस। और भ्रूण को नाम दिया जाता है फीटस, और फीटल इसके मतलब है भ्रूण की हत्या या भ्रूण की मृत्यु। तो ये चीज जो है ये बीमारी कहलाती है। अब इसमें होता क्या है केस, यदि पिता जो है उसका ब्लड है RH पॉजिटिव, RH पॉजिटिव का मतलब उसके रक्त में RH फैक्टर है, और माता का रक्त जो है वो है RH नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इसके शरीर में RH फैक्टर नहीं है, ब्लड में RH फैक्टर नहीं है। अब इस केस में देखिए, एक जना पॉजिटिव है और एक जना कैसा है, नेगेटिव है। तो ध्यान रखिए, गर्भ अवस्था के दौरान आपको बताया था कि गर्भ अवस्था के दौरान शिशु और जो माता है उसका गर्भ कभी भी जो रक्त है वो कभी भी मिक्स नहीं होता। 9 महीने की गर्भ अवस्था में शिशु जो है या भ्रूण जो है माता के शरीर से गर्भनाल, जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, से जुड़ा हुआ होता है। और ये जो प्लेसेंटा होती है, इस प्लेसेंटा में इधर रक्त जो है वो किसका होता है, बच्चे का, और इस साइड रक्त जो है वो किसका है, माता का। हमने बिल्कुल शुरू में इस चैप्टर में पढ़ा था कि रक्त का काम क्या है, रक्त का काम है पदार्थों का आदान प्रदान करना। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि माता के रक्त से विभिन्न पदार्थ जो हैं इस पतली झिल्ली द्वारा, जो इनके बीच में दीवार है उस पतली झिल्ली द्वारा बच्चे के रक्त में चले जाते हैं। जैसे कि पोषक पदार्थ हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गई। बच्चा जो है गर्भ में सांस नहीं लेता, ऑक्सीजन किससे प्राप्त करता है, माता के रक्त से। और बच्चे के शरीर में जो उत्सर्जी पदार्थ बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भोजन से जो उत्सर्जी पदार्थ बन रहा है वो वापस किस में दे देता है, माता के रक्त में। यानी सभी पदार्थों का जो है आदान प्रदान इस पतली झिल्ली जो प्लेसेंटा की दीवार है उससे हो रहा है। एक साइड माता का रक्त है और एक साइड बच्चे का रक्त है। 9 महीने की गर्भावस्था में ये रक्त आपस में मिक्स नहीं हुआ है। इससे आपको ये पता चलता है कि कोई जरूरी नहीं है जो ब्लड ग्रुप माता का होगा वही ब्लड ग्रुप बच्चे का होगा। तो यहाँ ध्यान रखिए, इस केस में हमें पता है कि माता का रक्त कैसा है, नेगेटिव है, यानी इसके पास RH फैक्टर नहीं है। लेकिन पिता का रक्त पॉजिटिव है, तो हो सकता है कि बच्चे का रक्त कैसा हो, पॉजिटिव हो। और यदि बच्चे का रक्त पॉजिटिव है तो गर्भ अवस्था में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब डिलीवरी होगी, बच्चे की जब डिलीवरी होती है उस समय ये नाल टूटती है, और ये जो रक्त है पॉजिटिव वाला रक्त, ये किस में चला गया, माता के शरीर में। पॉजिटिव वाला रक्त माता के शरीर में गया यानी RH फैक्टर चले गए, और RH फैक्टर शरीर में क्या है, एंटीजन है।
और अभी बताया था कि शरीर में जैसे ही एंटीजन प्रवेश करता है शरीर क्या बनाता है, एंटीबॉडी। यानी बच्चे की डिलीवरी सेफ हो चुकी है, ये प्रथम गर्भावस्था की बात है, लेकिन माता के शरीर ने क्या बना ली है, एंटीबॉडीज बना ली है। और ये एंटीबॉडीज किसके विरोध में बनाई हैं, RH फैक्टर के विरोध में, RH कारक के विरोध में। और RH वास्तव में क्या है, RBC पे लगा हुआ एक एंटीजन है। अब इस केस में यदि द्वितीय गर्भावस्था आती है उस समय भी ऐसा ही केस है, बच्चा पॉजिटिव है, माता तो नेगेटिव है ही, लेकिन माता के शरीर ने अब क्या बना रखी है, एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज अभी बताया था कि 9 महीने की गर्भावस्था में रक्त आपस में मिक्स नहीं होगा माता और बच्चे का, लेकिन पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अब माता के शरीर में क्या बनी हुई है, एंटीबॉडीज बनी हुई है ये वाली, और ये एंटीबॉडीज जो हैं RH फैक्टर के विरोध में ये बच्चे के रक्त में जाएंगी इस प्लेसेंटा की दीवार से, और बच्चे के रक्त में जाके RH फैक्टर को क्या करेंगी, खत्म करेंगी। RH फैक्टर चिपका हुआ था RBC के ऊपर और RBC खत्म हो जाएंगे। RBC खत्म होने का मतलब है बच्चे की लाल रुधिर कणिकाएं खत्म हो रही हैं, खून पूरा खत्म हो जाएगा, इरिथ्रोसाइट जो हैं वो खत्म होंगे और बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ ये जो बीमारी कहलाती है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। इस केस में प्रथम गर्भावस्था नॉर्मल होती है, लेकिन द्वितीय के बाद में जो है बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है, यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि RH फैक्टर के अनुसार विवाह के लिए कौन सी जोड़ी उपयुक्त नहीं है, पिता RH पॉजिटिव या पुरुष RH पॉजिटिव और महिला RH नेगेटिव। ये जोड़ी जो है RH फैक्टर के अनुसार जो है उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें ये केस होने का डर रहता है, कौन सा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। तो ये इसका आपका उत्तर रहेगा। उसके बाद आगे देखिए, इसमें अगला है संतान की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है, फिर वही टाइपिंग मिस्टेक है तो आप इसका क्वेश्चन उत्तर बना लीजिए। पिता जो है उसका RH पॉजिटिव होना और माता का RH नेगेटिव होना, उसकी वजह से कंडीशन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। उसके बाद अगला देखिए, AB रक्त वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक दाता क्यों कहा जाता है, यह भी बताया था आपको। सार्वत्रिक आदाता, आदाता यानी सभी से ले सकता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर है। तो यहाँ ध्यान रखिए, AB जो ब्लड ग्रुप था उसमें ये एंटीजन तो दोनों थे लेकिन एंटीबॉडीज नहीं थे, सामने से रिएक्शन देने वाला कोई नहीं है, तो इसकी प्लाज्मा में एंटीबॉडीज का अभाव होता है, इसलिए सभी से रक्त ले सकता है। तो इसमें ऑप्शंस देखिए, उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, ये प्रतिपिंड जो है एंटीबॉडीज को ही कहा जाता है, तो ये अन्य नाम है, इनको भी ध्यान रखिए। कई बार ऐसा हिंदी में यदि नाम आ जाए जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश वाली साइड जो है उसको ज़रूर देख लीजिए, वहाँ आपको एंटीबॉडीज मिल जाएगा। तो इसके रक्त में एंटीबॉडीज का अभाव होता है, इसकी वजह से ये सभी से रक्त ले सकता है। बाकी जो है ऑप्शंस, उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, तो प्रतिजन ही तो दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होते हैं, ये गलत है। उसके रक्त में प्रतिपिंड और प्रतिजन दोनों का अभाव होता है, ऐसा केस नहीं है। तो पहला आंसर जो है, पहला ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है, यानी सबसे रक्त ग्रहण कर सकता है। तो ग्राह्यता कौन आएगा, अभी पढ़ा है हमने, कौन सा आएगा, सभी से रक्त लेने वाला, AB, ये कैपिटल लेटर में लिखा जाता है AB। मानव रक्ताधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जब ब्लड दिया जाता है उसके लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यानी सभी को रक्त दे सकता है। तो इसमें ध्यान रखेंगे, सभी को रक्त देने वाला जो है उसका नाम है O। कौन सा ब्लड समूह है, O ब्लड ग्रुप सभी को दे सकता है। तो यहाँ ऑप्शन सही टाइप नहीं हुआ है, इसे ध्यान रखना है। O ब्लड ग्रुप क्या होता है, सार्वत्रिक दाता होता है। इसी में इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे हम कि O सबको दे सकता है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि O पॉजिटिव सबको दे सकता है या O नेगेटिव, तो इस क्वेश्चन को अभी देखते हैं। आपको ध्यान रखना है, ब्लड देते समय क्या देखा जाता है कि अगले के शरीर में नया एंटीजन नहीं चला जाए। तो देखिए, O जो है, उदाहरण ले लीजिए, O किसको रक्त दे सकता है, A को। उसका कारण क्या है, O की जो RBC है उसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, और A की जो RBC है उसके ऊपर एक एंटीजन है
जिसका नाम है ए। इस वाला रक्त इसको क्यों दिया गया? क्योंकि इसके साथ कोई एंटीजन नहीं आया और इसके शरीर ने किसी नए एंटीजन की पहचान नहीं की, तो इसके शरीर ने रिएक्शन नहीं दिया। तो ओ वाला रक्त ए को इसलिए दिया गया क्योंकि ओ के पास एंटीजन नहीं है। अब बात करते हैं ओ पॉजिटिव का रक्त। ओ पॉजिटिव का मतलब उस पर एक कारक और आ गया जिसे हम क्या बोल रहे हैं, RH फैक्टर। ये एंटीजन लगा हुआ है। अब ये वाला रक्त RH फैक्टर वाला, यदि RH फैक्टर वाले को देंगे तो आसानी से दिया जा सकता है, यानी प्लस वाला रक्त प्लस वाले को दिया जा सकता है। एक केस यदि माइनस वाला रक्त पूछा जाए प्लस वाले को दे सकते हैं, तो माइनस का मतलब है इसमें एंटीजन नहीं है और इसके पास है RH फैक्टर। यहां से नया नहीं गया है, नया एंटीजन जाता है तभी शरीर क्या करेगा, रिएक्शन देगा। तो माइनस वाले रक्त में नया एंटीजन है ही नहीं, तो माइनस वाला रक्त भी आसानी से दिया जा सकता है। तो आपको पता चला प्लस वाला रक्त प्लस वाले को आसानी से दिया जाएगा, सेम है माइनस वाला रक्त जो है वो प्लस वाले को आसानी से दे सकते हैं। माइनस वाला रक्त माइनस वाले को दिया जा सकता है। माइनस का मतलब RH फैक्टर नहीं है, इधर भी नहीं है, तो कोई नई चीज नहीं गई है। ये 3 केस तो आसान है, लेकिन यदि ये केस पूछा जाए कि प्लस वाला रक्त माइनस वाले को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, प्लस का मतलब RH फैक्टर है, प्रेजेंट है, और यहाँ RH फैक्टर नहीं है। जब ये वाला रक्त इसे दिया जाएगा तो नया एंटीजन जाएगा, और नया एंटीजन जाएगा तो शरीर रिएक्शन देगा। इसका मतलब आपको पता चला कि प्लस वाला रक्त माइनस वाले को नहीं दे सकते। तो यहाँ ये हुआ कि आपसे पूछा गया कि O पॉजिटिव सार्वत्रिक दाता है या O नेगेटिव, तो सबको देने वाला कौन है, O नेगेटिव। पॉजिटिव वाला नहीं है क्योंकि पॉजिटिव वाला नेगेटिव वालों को नहीं दे सकता। इस केस में आपको क्लास में समझाया था कि प्लस वाला रक्त माइनस वाले को रक्त जो है, ये वाला दान जो है वो जीवन में एक बार हो सकता है। कोई भी माइनस वाला व्यक्ति जो है जिसके शरीर में RH फैक्टर नहीं है, वो प्लस वाला रक्त कितनी बार ले सकता है, एक बार। दूसरी बार में उसके शरीर में क्या बन जाती हैं, एंटीबॉडीज बन जाती हैं। दोबारा यदि पॉजिटिव रक्त नेगेटिव वाले को चढ़ाया गया तो रक्त अभिश्लेषण के कारण मृत्यु हो सकती है। तो ये केस ध्यान रखेंगे, इन 3 केस में दिया जा सकता है, इस केस में जीवन में एक बार दिया जा सकता है। और यदि आपसे पूछा गया कि सार्वत्रिक दाता कौन है, तो O है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव में से पूछा गया तो सार्वत्रिक दाता कौन है, O नेगेटिव है। अब इसी में एक अगला क्वेश्चन और बनेगा कि सार्वत्रिक जो ग्राही है, सबसे ब्लड लेने वाला कौन है, AB। अब इसमें 2 बन गए, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव। अब आप लोग इसमें दिमाग लगाइए कि सार्वत्रिक जो ग्राही है वो AB पॉजिटिव होगा या AB नेगेटिव। तो इस क्लास में आपके लिए 2 क्वेश्चंस छोड़े हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सार्वत्रिक ग्राही कौन सा है, AB पॉजिटिव है या AB नेगेटिव। उसके बाद है रक्त समूह, यहाँ थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। रक्त समूह O वाला जो व्यक्ति है वो किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है। तो ध्यान रखिए कि O वाले के पास में कोई भी एंटीजन नहीं है, और इसे यदि A वाला रक्त देंगे तो इसके पास नया एंटीजन आया है, इसका शरीर रिएक्शन देगा। B वाला रक्त दिया जाएगा तो भी इसका शरीर रिएक्शन देगा क्योंकि इसके पास B एंटीजन है, और AB वाला रक्त देंगे तो भी 2 नए एंटीजन आ रहे हैं, इसका शरीर रिएक्शन देगा। और इसको रिएक्शन देने के लिए इसकी प्लाज्मा में एंटीबॉडीज दोनों बैठी हैं, A और B। तो O को सिर्फ रक्त जो है अपने ही रक्त समूह का दिया जा सकता है, यानी O का। तो यहाँ पे उत्तर आएगा आपका O। बाकी रक्त समूह जो हैं वो सब नए एंटीजन लेके आ रहे हैं इसके लिए, और जैसे ही शरीर में नया एंटीजन प्रवेश करेगा शरीर रिएक्शन देगा एंटीबॉडीज के रूप में, और एंटीबॉडीज इसके पास दोनों प्रेजेंट हैं प्लाज्मा में। उसके बाद आगे देखिए, ये क्वेश्चन हमारे आपको बता दिया था, ये वाला RH फैक्टर का नाम जो है किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, बंदर से। तो ये रक्त और रक्त समूह से संबंधित सारे MCQs कंप्लीट हो गए हैं। 2 क्वेश्चन आपको बताए हैं, उनको ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करके उनको बताइए कि उनका आंसर क्या होगा। अब अगला टॉपिक जो है, हम अगला कोई तंत्र लेंगे, जैसे कंकाल तंत्र जो है वो टॉपिक लिया जाएगा। धन्यवाद।